अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिनिशिंग टच सीरीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, तो एक तो हमने आपके लिए यहाँ पे एक एनालिसिस किया है सिर्फ टिपिकली फॉर नीट एग्जाम। तो बहुत सारी किताबों पे भी हिस्टोग्राम बना के होता है, बट वो हर एक मेडिकल एग्जाम, हर एक इंजीनियरिंग एग्जाम का हिस्टोग्राम बना के होता है। बट हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए सिर्फ नीट एग्जाम में फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पे बनाया है। नाउ हैव अ लुक, सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टॉपिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और किस ईयर में पूछे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया है 2019 में। ओम्स लॉ से 2 सवाल आए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर ओरिजिन, सबसे इंपॉर्टेंट 4 सवाल। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर साल यहां से सवाल आ रहा है। 18 में आया, 19 में नहीं आया, 20 में, 21 में, 22 में कंटिन्यूअसली सवाल आ रहे हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट इस साल भी शायद यहां से एक सवाल आ सकता है। तो वो हमारा एनालिसिस होना चाहिए। ये देखने से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी जरूरी है, विदाउट स्ट्रेटजी आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अब आप हर एक टॉपिक में आप इक्वली मेहनत नहीं कर सकते। आपको किसी टॉपिक में कम प्रैक्टिस करनी है, किसी टॉपिक में ज्यादा करनी है, तब जाके आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब आप किस टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आप यहां से देख सकते हो। नाउ अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी में से 4 सवाल आए, किस ईयर से आए वो देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल्स, ये आप देख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहां पे देख सकते हैं सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 सवाल आए, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल्स 2 सवाल आए हैं। मे बी इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से सवाल आए, ठीक है ना। ये मेरा इंट्यूशन है, फीलिंग है। किरचॉफ्स लॉ से टिपिकली कोई सवाल अभी तक नहीं आया। हाँ, इसके यूजेज बाकी क्वेश्चंस में आए हैं, बट टिपिकली किरचॉफ्स लॉ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। व्हीटस्टोन ब्रिज से 2 सवाल लास्ट ईयर भी आया था, थ्योरेटिकल सवाल। मीटर ब्रिज से 1 सवाल, पोटेंशियोमीटर से 3 सवाल। तो आप इस पैटर्न से अब आप देख सकते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसी हिसाब से हमने आज आपका ये कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो आपका असाइनमेंट इसी पैटर्न के रिलेटेड है, आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही हमने किया है। एक्सपेक्ट करेंगे चाहे थ्योरेटिकल सवाल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, कोशिश यही रही है कि वो यहीं से आए। तो इंशाल्लाह यहीं से कोशिश की है और होगा भी इंशाल्लाह वही कि आपको सारे क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे इंशाल्लाह यहीं से आएंगे। नाउ अब देखिए, तो हमने पहले टॉपिक, अब यहां पे उतना टाइम नहीं कि आप डिटेल में हर एक चीज बोलो, करंट क्या होता है वगैरह वगैरह, तो आप भूल जाइए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वगैरह, करंट डेंसिटी से हमने स्टार्ट किया है। तो 2 फॉर्मूला यहां पे आपको बोलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हो। तो एक फॉर्मूला आएगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला आएगा कि आई बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला आएगा। अगर जे यूनिफॉर्म है तो बाहर निकलेगा, तो आई बराबर आएगा जे डॉट ए। तो ये है बेटा। तो पहले करंट डेंसिटी क्या होता है, अगर आप करंट देखोगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करंट को स्पेसिफाई करना विद इट्स डायरेक्शन, फॉर दैट वी नीड करंट डेंसिटी। एंड रिमेंबर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी अनलाइक करंट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, भूल जाइए फिलहाल, वो कैसे आता है, डी आई बाई डी, आप देख सकते हैं यहां पे। और इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज along the direction of electric field. Remember this. अब ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे और ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, इससे सवाल डेफिनेटली आ सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू मस्ट बी नोइंग ये आप तब यूज करोगे when your J is uniform. When J is uniform, when J is constant, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यानी आपका करंट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम वगैरह, तब जाके आप ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे। बट अगर आपका करंट डेंसिटी इज अ वेरिएबल, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ये वैरी हो रहा है, तब जाके आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करना है। तो ये तब यूज करोगे when J is variable. तो when J is variable, use this relation between current and current density. Okay, तो ये करंट किसके बराबर आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रल हटाइए, यहां डी ए आएगा, आई बराबर आएगा डी आई बाई डी ए। लेकिन डीए वो एरिया होता है, रिमेंबर आपने पढ़ा होगा, रिवाइज जल्दी से कर रहा हूं, ये वो स्मॉल एरिया है विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ योर करंट डेंसिटी। ठीक है ना बेटा। तो अगर आपका एरिया वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू करंट डेंसिटी, तो दिस एरिया वेक्टर इट्स मेकिंग सम एंगल,
तो इट्स एरिया वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू व्हाट योर करंट डेंसिटी, तो इनके बीच में एंगल है, तो यहां पे फिर आएगा आपका डीए बराबर आएगा, तो एरिया कौन सा लेना पड़ेगा आपको, दैट इज डीए कॉस थीटा। जल्दी से रिवाइज किया, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जल्दी से रिवाइज कर दिया यहां पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ना, अब यहां पे कुछ फॉर्मूला है जो आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से 4 सवाल अभी तक आए हैं ऑरिजिन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह से। तो अब पहले देखेंगे एन इन फॉर्मूलाज में आता है, ये एन क्या होता है रिवाइज जल्दी से करेंगे, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो आपको ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में जो है दिया गया होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन है जहां पे आपको निकालना है, वहां पे कॉपर की बात हुई है, तो आपको किसी मटेरियल में किसी कंडक्टर के लिए एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है, हमने क्लास में पढ़ा है, ये वाली फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप यहां पे फॉर्मूला फिलहाल याद रखिए, टाइम नहीं है कि इसको डिराइव कर दूं मैं। अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डी जो है, डी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डी जो है डी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का क्या डेंसिटी है ये आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो जो आपके एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है उस पे डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया गया है। अब ये Na जो है आपको पता ही है, दैट्स एवोगाड्रोस नंबर, दैट्स एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना, एवोगाड्रोस नंबर है ये। ओके, एक्स क्या है, एक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ईच एटम। तो आपके कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेटेड बाय एटम्स। अब एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, दैट इज एक्स। तो एक्स जो है इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ईच एटम, डोनेटेड बाय ईच एटम। हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और आप केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हो, आपको ये पता होगा, दैट्स एम, दैट इज मोलर मास। ये भी आपको दिया गया होगा। फ्रॉम दिस डेटा यू कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कंडक्टर्स में, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या होता है तो आपको पता ही होगा, जल्दी से फॉर्मूला याद रखिए, कंडक्टिविटी किसके बराबर है, एन स्क्वायर टाउ बाय एम, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास इज एम इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टिविटी इसका इनवर्स होता है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है, यहां इन फॉर्मूलाज में एरिया कहीं पे नहीं आया, लेंथ कहीं पे नहीं आया, इसका मतलब दे ओनली डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, दे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। नाउ दिस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equal to NA EVD, where A is area, ठीक है ना बेटा, समझना मेरे क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ व्हाट करंट। ओके, ये VD जो है, VD आपका क्या आ रहा है, VD इज ड्रिफ्ट velocity. So this is relation between current and drift velocity. Now this is J is equal to sigma E. That is microscopic form of Ohm's law. पता होगा आपको, जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं मैं, that is microscopic form of, जल्दी से मैं रिवाइज पूरे चैप्टर का कर रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law है ये। Remember this, J is a vector quantity. J कहां से आता है, remember this, J is always parallel to E, यानी J and E के बीच में एंगल जो है that is equal to 0, right? ओके, आगे बढ़ेंगे। दिस इज मोबिलिटी, किसके बराबर होता है, मोबिलिटी जो है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगता है डिपेंड कर रहा है, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा हुआ है क्लास में, तो यहां पे आप सीधे देख सकते हैं, अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू डालेंगे E बाय M इंटू टाउ डिवाइड बाई E आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। दिस इज योर मोबिलिटी का फॉर्मूला, एंड आप देख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, it depends upon charge of electron, relaxation time which depends on temperature and mass of electron। तो लगता है ना mu is inversely related to E। तो अगर ग्रैफ आएगा म्यू और ई के बीच में तो बोलो क्या आएगा, तो ग्रैफ जो है दैट विल नॉट बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमें लगता है, तो ग्रैफ जो है ग्रैफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। यानी अगर आप आगे बढ़ रहे हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, आप ऊपर नहीं जा रहे, आप नीचे नहीं आ रहे, यानी विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड योर मोबिलिटी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आगे बढ़ते हैं। See now, try to understand। अब Ohm's law जो है, Ohm's law क्या बोलता है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, Ohm's law is V is equal to IR। No, Ohm's law is V is directly proportional to I, that is your Ohm's law। तो Ohm's law
ये होता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसका डायरेक्टली यहां पे इफेक्ट करंट पे पड़ता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हेन देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन V एंड I, समझना बेटा मेरी बात को, व्हेन देयर इज प्रोपोर्शनलिटी, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो तब जाके आप बोलेंगे ओम्स लॉ इज वैलिड। ठीक है ना? नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप देखोगे, आप बोलोगे V इज इक्वल टू IR, तो यही है। नो, अब अगर आप इसको खोलेंगे ये आएगा V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना बेटा? हाँ, अब अगर R कांस्टेंट है, R चेंज नहीं हो रहा है विद टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा? अगर R चेंज नहीं हो रहा है या बाय प्रोड्यूसिंग हीट व्हाटएवर, तो अगर R चेंज नहीं हो रहा है तो जिस मटेरियल का R कांस्टेंट है तब जाके आएगा V प्रोपोर्शनल टू I, तब जाके आएगा। बिकॉज अगर R चेंज हो रहा है तो V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझना बेटा मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिन मटेरियल्स में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम उनको क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स। अब ओमिक कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी बोल दूंगा, पढ़ा है ऑलरेडी, एनसीईआरटी पे है। अब थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है। अब अगर आप देखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसमें आप चेक करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, समझना मेरी बात को। फॉर ईच वैल्यू ऑफ V देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ I। मतलब क्या हुआ? अगर मैंने 2 वोल्ट लगाया, यहां पे कुछ करंट आएगा, लेकिन वो करंट अब किसी और वोल्टेज पे नहीं आएगा, पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना बेटा? तो देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ I फॉर ईच वैल्यू ऑफ V। और V एंड I के बीच में ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर आप पोलैरिटी भी चेंज करोगे ओमिक कंडक्टर्स में, हां डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर एक मटेरियल है, अगर आपने पोलैरिटी चेंज किया, अप्लाइड ईएमएफ का पोलैरिटी आपने चेंज किया, यानी जहां पे पहले हायर पोटेंशियल था अब आपने वहां पे लोअर पोटेंशियल रखा, आपके करंट का डायरेक्शन तो चेंज होगा बट नॉट मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा हुआ देन दैट मटेरियल इज ओमिक कंडक्टर। बट ऐसे भी मटेरियल्स है, आपने पढ़ा है डायोड, अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगाते हो तो करंट ज्यादा आता है, रिवर्स बायस में लगाते हो तो बहुत कम करंट आता है, यानी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी। अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी, दैट्स योर ओमिक कंडक्टर। समझना बेटा मेरी बात को। तो देखिए, तो VI ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आइडियल कंडक्टर के लिए आएगा, आइडियल कंडक्टर। रियल कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, तो ये आइडियल कंडक्टर के लिए आएगा। रियल कंडक्टर में ग्राफ आएगा ऐसे, तो ये आएगा रियल कंडक्टर्स के लिए, एनसीईआरटी पे है, मैंने आगे भी बोला है। तो ये रियल कंडक्टर के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, ये आइडियल कंडक्टर के लिए ऐसा ग्राफ आएगा। क्यों आएगा? जब आप देखोगे करंट जब बढ़ाओगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट के बढ़ने से, टेंपरेचर के बढ़ने से आपका R जो है R बढ़ेगा। तो जब R बढ़ेगा देन V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो रियल कंडक्टर्स का डिविएट होता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, लेकिन आइडियल कंडक्टर्स का हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें आप देखेंगे डायोड में, तो चेक करिए। अब अगर आपने पहले पॉजिटिव, यहां पे आप फॉरवर्ड बायस बोलते हो, अगर आपने पहले पोलैरिटी 1 रखा तो आप देख सकते हो करंट आ रहा है, कुछ ह्यूज आ रहा है, और साथ में VI ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। यहां पे VI ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे सीधे आप बोलोगे इट्स नॉट ओमिक कंडक्टर। साथ में देखिए, जब मैं पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। समझना बेटा मेरी बात को, तो आपने पढ़ा है ये, ठीक है ना? यहां पे देखिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, जरा चेक करिए बेटा, मैं एक ऐसे लाइन डाल रहा हूं, आप चेक करिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज का वैल्यू तो अलग अलग है। यहां पे वोल्टेज V1, यहां पे वोल्टेज V2, लेकिन अलग अलग वोल्टेज पे आना क्या चाहिए था ओमिक कंडक्टर में? अलग अलग करंट। लेकिन आप चेक करिए अलग अलग वोल्टेज पे यहां आया, सी अलग अलग वोल्टेज पे यहां पे आया, करंट का वैल्यू सेम, तो ये ओमिक कंडक्टर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी आपको पता ही होगा। जब आप लेते हैं कंडक्टर्स में क्या होता है? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वहां पे क्या होता है? टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है तो आपका कंडक्टिविटी जो है वो भी घट जाता है, और कंडक्टिविटी जब घट गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाली स्लाइड पे वापस जाएंगे 2 मिनट के लिए, देखिए सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स होंगी, टाउ घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बिकॉज कंडक्टिविटी जो है दैट इज 1 बाई रेजिस्टिविटी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी वाला इक्वेशन। ये रो टी जो है, रो टी इज रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर। रो नॉट जो है, रो नॉट क्या है? रो नॉट बहुत सारे बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टिविटी, नो, इट इज रेफरेंस रेजिस्टिविटी। रेफरेंस हम लेते हैं या तो 0 डिग्री सेल्सियस या तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो रो नॉट जो है, रो नॉट इज रेफरेंस रेजिस्टिविटी।
इट इज रेफरेंस रेजिस्टिविटी, यानी एट या तो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते या तो हम रूम टेम्परेचर लेते हैं। अल्फा जो है, अल्फा इज कॉल्ड एज, पता होगा आपको, दैट्स कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, इट इज नेगेटिव फॉर, ठीक है ना बेटा, यहां पे बोल दूंगा अल्फा जो है इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, रिमेंबर दिस। यानी by increasing temperature resistivity increase of what conductors, but by increasing temperature resistivity decreases of semiconductors and insulators। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉपर का resistivity temperature ग्राफ है, आया है एक बार ये सवाल, तो आप देख सकते हैं, आपको ग्राफ याद रखना है। तो this is how resistivity is increasing with temperature for what copper, ठीक है ना बेटा। यहां पे अगर आप देखेंगे ये एलॉयज है, स्पेशल एलॉयज कुछ हमारे पास है, निक्रोम है, उसमें कॉन्स्टेंटेन है, मैग्नेनिन है, नाइक्रोम है, उनका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेग्लिजिबल। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी उनका रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पे रेजिस्टिविटी बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, बाय इंक्रीजिंग अप टू 800 केल्विन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, दैट्स ह्यूज। टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद रेजिस्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं आया, ओनली 1.10 टू 1.20 आप देख सकते हैं यहां पे रेजिस्टिविटी बढ़ा है। एंड देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी व्हेन देयर इज लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। ये किस में होता है? ये होता है, आप देख, निक्रोम में होता है, ठीक है ना। ओके, नाउ ये वाला सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, बिकॉज इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं नाउ, तो इसके बाद क्या आता है? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ये आपके पास टेबल है, पता है, बीबी रॉय वगैरह, तो आप देख सकते हैं आपके पास टेबल है, पढ़ा होगा आपने। एक रेजिस्टर होता है, इस पे या तो 3 कलर्स होते हैं या तो मैक्सिमम 4 कलर्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब ये पहले 3 कलर्स क्या क्या आपको देते हैं? तो पहले आपको देते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तीसरा आपको मल्टीप्लायर होता है, और चौथा आपका टॉलरेंस होता है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें सॉल्व हो जाएगा, टेबल आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाउ अब अगर आपके पास एक वायर है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस जो है आर किसके बराबर होता है? रो एल बाई ए, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। लेकिन ये एल क्या होता है? एल, रिमेंबर दिस, एल इज व्हाट। अब आप बोलोगे पहले मुझे बताओ आर किस पे डिपेंड करता है? एक तो रो पे, रो इज रेजिस्टिविटी, दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, और किस पे डिपेंड करेगा? एल पे, और किस पे डिपेंड करेगा? ए पे, है ना। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। कैसे समझाऊंगा? बिकॉज ये एल जो है, एल कोई मामूली लेंथ नहीं है, इट इज दैट लेंथ विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, करंट यहां से यहां गया, तो आप यहां से यहां तक जो लंबाई है दैट इज एल। लेकिन अगर करंट यहां से यहां गया तो यहां से यहां तक जो लंबाई है दैट इज एल। समझ आ रहा है? और ये कौन सा एरिया है? इज दैट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यानी अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये आपको एरिया लेना पड़ेगा, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया। बट अगर करंट ऐसे गया तो नीचे वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया, दैट्स योर ए। क्लियर? अब देखिए बेटा, समझना मेरी बात को, तो ये आपको पता ही होगा। तो अब जरा मुझे बताइए रो का वैल्यू, अगर आप एल चेंज करोगे ए भी चेंज होगा। इस आर का वैल्यू मुझे बताइए, आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओनली एल, इन टर्म्स ऑफ ओनली ए, पता होगा आपको। आर बराबर होता है रो। अगर मैं ऊपर भी एल नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करूं, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ऊपर एल स्क्वायर आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा। एक और आएगा, अगर मैं नीचे अगर मैं नीचे भी ए से मल्टीप्लाई, ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर एल इंटू ए, दैट्स वॉल्यूम आएगा, नीचे ए स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा रो वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एरिया के बदले आई कैन राइट, एरिया के बदले आई कैन राइट, अगर ये सर्कुलर है तो आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर, तो नीचे आएगा पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर आर इज पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, नाउ पढ़ा होगा आपने फॉर स्मॉल चेंज इन लेंथ्स, फॉर स्मॉल चेंज इन रेडियसेस, हाउ मच विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आप देखिए, तो अगर आपको लेंथ वाला दिया गया तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर एरिया में चेंज आया स्मॉल तो ये वाला यूज करेंगे, पता होगा आपको। इफ देयर इज x% चेंज इन वेट, बट x इज वेरी स्मॉल, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज की बात हो रही है। इफ देयर इज x% चेंज इन लेंथ, देन देयर इज 2x% चेंज इन रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहां पे लिखा है मैंने, तो इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स, if a wire is stretched n times to its original length, its new resistance will be n square times,
ठीक है बेटा, समझना मेरी बात को, बिकॉज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर आपने एल को एन टाइम्स इंक्रीज किया तो अब नई लेंथ के बदले एन एल आएगा, ऊपर से स्क्वायर भी है, तो नाउ न्यू रेजिस्टेंस विल बी एन स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। अब ये वायर देखिए, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 1/n। अब जरा मुझे बताइए, रेडियस को आप रिड्यूस करोगे 1/n टाइम्स, तो यहां आएगा 1/n रेज पावर 4, वो ऊपर चला जाएगा, तो अब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एन रेज पावर 4 टाइम्स। पढ़ा है क्लास में ऑलरेडी, ठीक है ना। नाउ अगर आपने x% चेंज लाया है लेंथ में, तो रेजिस्टेंस में आएगा 2x% चेंज, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है ना। ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। व्हाई इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ? बिकॉज ये हर एक मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब यहां पे ये पॉइंट्स मैंने लिखे, आगे बढ़ते हैं। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे ग्राफ मैच करिए, जल्दी से मैच करिए। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, अब अगर आपने कंडक्टर्स का टेंपरेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। क्या उल्टा पॉसिबल है? अगर मैं टेंपरेचर कम करूं, क्या रेजिस्टिविटी घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा? हां। अगर आप टेंपरेचर घटाते जाओगे कंडक्टर का, एक ऐसा टेंपरेचर आएगा जिसपे इसका रेजिस्टिविटी जो है बिल्कुल जीरो बन जाएगा, कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगा। दैट टेंपरेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेंपरेचर। तो यहां पे मैंने सुपर कंडक्टर भी लिया है, था सा जगह ध्यान। दिस इज सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी व्हाट वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ। देखिए यहां तक देखिए, फ्रॉम दिस 0 केल्विन टू क्रिटिकल टेंपरेचर, अप टू क्रिटिकल टेंपरेचर रेजिस्टिविटी इज 0। जैसे ही आप क्रिटिकल टेंपरेचर के बियॉन्ड जाओगे, ऑर्डिनरी कंडक्टर बन जाएगा, और ऑर्डिनरी कंडक्टर का आपने ऑलरेडी ग्राफ देखा है, रेजिस्टिविटी टेंपरेचर ग्राफ। तो ये सुपर कंडक्टर का रोटी ग्राफ है। ये आपका किसका आएगा? ये आएगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये वाला जो है, ये वाला किसका आएगा? ये कंडक्टर का तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे टिपिकली यहां पे ऑप्शन एक कंडक्टर है, तो उसको आप बोल सकते हो, बट एक्चुअली कंडक्टर्स का कैसे आता है आपने देखा था, कॉपर का आपने देखा था, वो ऐसे आता है ना। ऐसा तो आता है निक्रोम का। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, You have to remember these points. अगर आप एलॉयज देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, कंडक्टर्स देखेंगे, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉयज का है, यानी निक्रोम का सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, सेमीकंडक्टर का उसके बाद कंडक्टर का सबसे कम रेजिस्टिविटी है इन तीनों में, बिकॉज कंडक्टर्स में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, इनमें होते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 to 15 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। तो यहां पे आप ये रिलेशन याद रखना हो सकता है आए। ओके बेटा, समझना मेरी बात को। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एलॉयज आर लोअर देन प्योर मेटल्स, तो ये आप याद रखना, क्योंकि हमने बोला है ऑलरेडी, उनका अल्फा जो है दैट्स वेरी स्मॉल, दैट ऑलमोस्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हमने ऑलरेडी बोला है, ठीक है ना। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर पता ही है, कंडक्टर से बहुत ज्यादा होता है, 10⁻22 टाइम्स होता है ज्यादा। अब देखिए वीआई ग्राफ अगर आप देखोगे ओम्स लॉ के लिए, तो ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अलग अलग टेम्परेचर्स पे आर का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो जरा मुझे बताओ वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस याद रखिए। तो वीआई ग्राफ जो है इसका स्लोप हमें देता है आर, एंड आर इज हाई एट हायर टेम्परेचर्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट। अब बट अगर आईवी ग्राफ है ना, उसका स्लोप जो है that is inversely proportional to r या equal to 1/r आप बोलेंगे। यहां पे देखिए VI ग्राफ आ रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। समझना बेटा मेरी बात को, रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा। तो यहां पे आप देखेंगे इस वाले का स्लोप ज्यादा है, तो इस वाले का स्लोप कम है, इस वाले का स्लोप ज्यादा, तो इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा। बट ये रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे आया, तो ये टेम्परेचर ज्यादा, ये टेम्परेचर कम, तो यहां पे आएगा T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए ये वाली देखिए आप क्या आ रहा है। द हीटिंग एलिमेंट्स, बिकॉज थेटिकल पॉइंट्स भी यहां पे आते हैं। द हीटिंग एलिमेंट्स लाइक गीजर होता है, ठीक है ना, हीटर होता है, ओके, दे आर मेड ऑफ निक्रोम बिकॉज निक्रोम हैज हाई रेजिस्टिविटी है, तो हाई रेजिस्टेंस आएगा, हाई रेजिस्टेंस से तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और मेरा काम तो वही है, इनसे मुझे काम क्या लेना है, इन मटेरियल से मुझे इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। दैट्स वाई इनका हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, और ये जल्दी मेल्ट नहीं होने चाहिए, जरा सी हीट पे ये मेल्ट नहीं होने चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट का हाई आएगा। दे डू नॉट रिएक्ट। अगर आप फिलामेंट देखोगे वो अंदर होता है ग्लास चैम्बर में, क्यों होता है? ये वाले जो होते हैं ना आपके हीटिंग एलिमेंट्स, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, अगर आप उसको निकालोगे ना ग्लास चैम्बर से बाहर, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करता है, बट ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। व्हेन रेड हॉट इवन एट 100, इनमें स्टडी आता है करंट
का वैल्यू स्टडी आता है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। अब रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। फ्यूज वायर जो है दे आर मेड अप ऑफ टिन लेड एलॉयज। ये सवाल आया है, फ्यूज वायर जरा मुझे बताइए किसका बना होगा। फ्यूज वायर जल्दी मेल्ट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो आएगा, रेजिस्टिविटी भी क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्यूज वायर जो है दे आर मेड अप ऑफ टिन लेड एलॉयज बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी ये मेल्ट होने चाहिए, जरा सी हीट पे हीट जल्दी प्रोड्यूस होनी चाहिए और जल्दी मेल्ट होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी इनका है। द फ्यूज इज यूज्ड इन सीरीज एंड मेल्ट, आपको पता ही, आप पढ़ सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है ना। ओके, ये आप पॉइंट्स पढ़िए, सारे पॉइंट्स पढ़िए आप, इनमें ही सवाल आएगा, ठीक है ना बेटा। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। तो अब आप बोलेंगे सीरीज पैरेलल मैंने छोड़ दिया, वो तो सिंपल है, सीरीज वाला फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल वाला 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R वगैरह वगैरह, वो तो पता ही है, क्वेश्चन में करेंगे। अब देखिए सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह वगैरह, एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईएमएफ क्या होता है ना, ईएमएफ अगर आप देखेंगे, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ठीक है ना, तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ सकता है, ठीक है ना, समझना बेटा मेरी बात को, या बराबर नहीं आ सकता, कब बराबर आएंगे वगैरह वगैरह। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो पहले हमने बोला है कि ईएमएफ जो है किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी सवाल आ सकता है, थेटिकल सवाल। ईएमएफ डिपेंड्स ऑन किस पे, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर इन अ सेल, ठीक है ना, मेटल कौन से यूज किए उस पे भी डिपेंड करता है, बट ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे नहीं करता, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी ये डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ सेल पे भी ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना बेटा। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप। नाउ जो आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो बैटरी को हम ऐसे दिखाते हैं, ये एक्चुअली आर बाहर नहीं है, बैटरी के अंदर है, दिखाया बाहर है, तो दिस आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अगर आप इंक्रीज करोगे, तो आपने इंक्रीज कर दिया, तो जिस फ्लूइड से इसको या जिस इलेक्ट्रोलाइट से इसको गुजरना है, दैट मान लीजिए आप एक वायर है, और अगर आपने वायर का लंबाई बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है, तो आर इंक्रीजेस। और अगर आपने एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ा दिया तो इट्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आपका आर जो है वो घट जाएगा। अगर आपने एरिया डिपेंड इन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज कर दिया, आर डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाया तो जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे, तो उससे आपका आर जो है बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा। दैट्स व्हाई हम बैटरीज में क्या करते हैं, टाइम विद इन कुछ 2-3 महीनों के बाद हम उसमें डालते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, पानी डालते हैं, कुछ और डालते हैं, ताकि वहां पे ना आपका कंसंट्रेशन लेवल जो ज्यादा ना बढ़े, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ऑब्वियसली आर बढ़ जाता है ना। देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, अगर आप देखेंगे बैटरी, तो बैटरी एक्चुअली इतनी नहीं है, बैटरी विद रेजिस्टर आपको दिखाना है, दैट रेजिस्टेंस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये आएगा बैटरी का एक एंड, दिस इज बैटरी का एक एंड, दिस इज बैटरी का एक पॉइंट, दिस इज बैटरी का दूसरा पॉइंट। ये बैटरी यहां तक नहीं है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका यहां पे, ये वाला पॉइंट और ये 2 पॉइंट आप लेंगे, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट्स कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज। ना देखिए सी बेटा, तो आपके पास एक बैटरी है, टर्मिनल वोल्टेज आर है। रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला, तो मैं आपको बोलूंगा सीधे एक फॉर्मूला। बैटरी चार्ज का मतलब क्या, डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ। अगर बैटरी के पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है ना, तो वो अपना करंट किसी को दे रहा है, दैट्स कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। बट अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव से, सी अगर ये बैटरी में बना रहा हूं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, तो अब अगर आप देखेंगे लाइक दिस, ये भी अच्छा कलर नहीं है, अगर आप देखेंगे एक बैटरी है, गिव मी अ सेकंड, नहीं दिख रहा इस पे, चलिए मैं यहां दिखा देता हूं। अगर ये एक बैटरी है, अगर ये बैटरी है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकलाना, तो हम बोलेंगे ये बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। बट अगर इसके पॉजिटिव के अंदर करंट गया लाइक दिस, तो हम बोलेंगे ये बैटरी जो है ये चार्ज हो रही है।
समझना बेटा मेरी बात को। अब टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, सीधे बोलूंगा, मैंने स्लाइड्स में लिखा है। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है V जो है V बराबर होता है या तो E प्लस IR या तो E माइनस IR। रिमेंबर दिस बेटा। तो आपका V जो है टर्मिनल वोल्टेज जो है दैट इज ईदर इक्वल टू E प्लस IR या तो E माइनस IR। चलो स्मॉल r लिख देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस है। या तो E प्लस IR या तो E माइनस IR। प्लस कब आएगा, प्लस आएगा व्हेन योर बैटरी इज गेटिंग चार्जड एंड माइनस आएगा व्हेन योर बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्जड। तो आप I निकाल सकते हो। तो मैंने समझना बेटा यहां पे बोल दिया। अब बैटरी का EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज कब बराबर हो सकता है, सी बेटा जरा मुझे बताओ, ये V एंड E कब बराबर होंगे, खुद बताइए। अगर I 0 आएगा, V इज इक्वल टू E, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। तो अगर I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है, ना बैटरी से करंट निकल रहा है ना बैटरी के अंदर करंट जा रहा है, तो I का वैल्यू 0 आएगा। व्हेन I इज इक्वल टू 0 योर टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। ये आ गया। ओके, अगर आइडियल बैटरी है तो स्मॉल r का वैल्यू 0 आएगा। स्मॉल r का वैल्यू 0 आया। अगेन आपका इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल बैटरी हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वाले केस में ये टर्म 0 बन जाएगा। अगेन v इज इक्वल टू E। तो बताओ बेटा v E के बराबर कब आता है, दो केसेस में v E के बराबर आएगा। दो केस में, एक है व्हेन योर बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज इन ओपन सर्किट, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF सेम आएगा। एक और आएगा व्हेन देयर इज आइडियल बैटरी हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जाके आपका टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF जो है बराबर आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने यही सब डिस्कस किया है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला केस, तो आप देख सकते हैं बाद में ना, ओपन सर्किट वगैरह। देखिए ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल, तो आपको पता ही है, अगर ऐसे बैटरीज हो एंड टू एंड कनेक्टेड, लेकिन एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, इसको हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज में आपका क्या होता है, EMF एड अप हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी एड अप हो जाएंगे। तो बताइए नेट EMF किसके बराबर आएगा, तमाम EMF का सम आएगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, तमाम इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम। अब करंट किसके बराबर आएगा, नेट EMF डिवाइडेड बाय व्हाट, नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF इज NE मिलाइए, अगर सब सेम है तो नेट रेजिस्टेंस आएगा NR प्लस R। ठीक है ना। तो फिर हमने देखा है कि अगर आपका है ना सीरीज में किस बैटरी को लगाओगे, पैरेलल में किसको लगाओगे। तो अगर आपको याद है, क्लास में पढ़ा है, इतना टाइम नहीं है, डिस्कस करेंगे, यहां पे मैंने लिख दिया है। चलिए, पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल में आइडेंटिकल बैटरीज है तो EMF ऑफ सिंगल बैटरी इज इक्वल टू योर E नेट। और R नेट किसके बराबर आएगा, अगर ये 4 बैटरीज है, 5 बैटरीज है, आइडेंटिकल इनका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो R बाय N फॉर्मूला, वो आएगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। बट अगर EMF सेम है तो एक बैटरी का EMF इज इक्वल टू नेट EMF। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, समझना बेटा, दिस मिक्सड कॉम्बिनेशन। यहां पे सवाल आ सकता है, यहां पे एक पॉइंट बोलूंगा, समझना मेरी बात को। ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, बाद में वो पैरेलल में, और ये लोड रेजिस्टर है। ठीक है ना। अब देखिए, समझना मेरी बात को, मैक्सिमम पावर कब ये कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम यहां पे पावर कंजप्शन या मैक्सिमम करंट इस लोड के थ्रू कब चलेगा, इसके लिए कंडीशन है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इफ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब जाके क्या होता है, आपका ये लोड रेजिस्टर जो है मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, और यहां पे जो करंट है वो भी मैक्सिमम आता है। तो यहां पे ये कंडीशन मैंने लिख दिया है, समझाया। अब देखेंगे इलेक्ट्रिकल हीट वगैरह, पावर कंज्यूम मैंने फिर से दिखाना है। व्हेन योर स्मॉल r या नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है ना। पावर किसके बराबर होता है, जरा मुझे बताइए। या तो आएगा I स्क्वायर, या तो आएगा सॉरी V स्क्वायर डिवाइड बाय R, या तो I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, वो आएगा आपका, समझना बेटा मेरी बात को, E स्क्वायर बाय R। तो बोलो R के बदले क्या आएगा, ठीक है ना, R के बदले आएगा R प्लस R। एक बैटरी लिया, दूसरा रेजिस्टर जोड़ दिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिला के, नेट रेजिस्टेंस आएगा R प्लस R। ठीक है ना बेटा। ओके, नाउ ये पावर I स्क्वायर के बदले क्या आएगा, E बाय R, I के बदले E बाय R स्क्वायर डाल दो, मल्टीप्लाइड बाय R। तो यहां पे आपको मैक्सिमम पावर दैट्स ईदर E स्क्वायर बाय 4 स्मॉल r या E स्क्वायर बाय 4 कैपिटल R, बिकॉज फॉर मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर थ्योरम, व्हेन स्मॉल या इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब जाके पावर मैक्सिमम आता है। और मैक्सिमम पावर कंज्यूम किसके बराबर होता है, E स्क्वायर बाय 4 स्मॉल r या E स्क्वायर बाय 4 कैपिटल R, बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। आगे बढ़ेंगे ना। देखिए, अब अगर आपके पास, सी समझना बेटा मेरी बात को, यहां मैं बोलना चाहूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा। ये होता है रेटेड पावर, ये होता है, फिर से बोलूंगा सी वापस, ये जो है ये रेटेड पावर है, हमने पढ़ा है, लेकिन पावर कंज्यूम कितना करेगा वो अलग होता है।
ये होता है इसका रेटेड वोल्टेज, और वोल्टेज कितना लेगा वो अलग होता है। अब ये रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज से हमें क्या फायदा मिलता है? एक तो हमें आर का वैल्यू मिल जाता है, रेजिस्टेंस इसका कितना है, रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, पावर हमें पता ही है, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है, आर आएगा बराबर पी स्क्वायर बाय वी, रिमेंबर दिस। तो आर बराबर आएगा वी स्क्वायर बाय पी, है ना बेटा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज सेम है दो बल्ब्स का, तो फिर क्या आएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो हाई रेटेड पावर तब जाके आर का वैल्यू कम आएगा, लो रेटेड पावर तब जाके आर का वैल्यू ज्यादा आएगा। समझना बेटा मेरी बात को। तो हमें आर का वैल्यू मिल जाता है। और एक और मतलब होता है, ये बल्ब जो है ये पावर कंज्यूम तो करेगा, लेकिन यहां पे आप देखिए सी, ये पावर कंज्यूम तो करेगा, लेकिन ये P1 से ज्यादा पावर कभी कंज्यूम नहीं कर सकता। और ये P1 पावर तब कंज्यूम करता है जब आपका वोल्टेज V हो, ठीक है ना। समझना बेटा मेरी बात को। दिस आर रेटेड थिंग्स। और ये जरा मुझे बताओ कितना पावर कंज्यूम किया करेगा, या तो P1 के बराबर या तो P1 से कम, P1 से ज्यादा कभी नहीं। अगर आपने P1 से ज्यादा पावर इसको दिया, या अगर आपने इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को दिया, ये फ्यूज हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज आप इसको V दे सकते हो। तो रेटेड वोल्टेज इज ऑल्सो मैक्सिमम वोल्टेज जो आप एक बल्ब को दे सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब देखिए मेरे पास दो बल्ब है या तीन बल्ब है, इनमें वोल्टेज का वैल्यू सेम है, और अगर आपने वही अप्लाइड वोल्टेज रखा, देखो V का वैल्यू, इनका रेटेड वोल्टेज सेम, और वही आपने यहां पे भी रखा, तब जाके नेट पावर इन सीरीज आता है बराबर, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है तो आएगा P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। लेकिन रिमेंबर ये फॉर्मूला कब आएगा, जब इनका रेटेड पावर सेम हो और अप्लाइड वोल्टेज, सॉरी जब इनका रेटेड वोल्टेज सेम हो और अप्लाइड वोल्टेज भी वही हो, तब जाके आपका पावर जो टोटल पावर कंज्यूमर सर्किट करेगा, दैट्स इक्वल टू पैरेलल वाला रेजिस्टर्स का फॉर्मूला P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। अब जरा मुझे बताइए इन दो बल्ब्स में से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो जिसका आर का वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, यानी ज्यादा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में पर यूनिट टाइम कन्वर्ट करेगा, और उतना ज्यादा फ्लैमेंट गर्म होगा, और उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा। रिमेंबर ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब, या पावर डिसिपेटेड इन अ बल्ब। मोर द पावर डिसिपेटेड इन अ बल्ब, मोर इज द ब्राइटनेस एंड मोर इज द ग्लो। समझना बेटा मेरी बात को। अब सीरीज में जिसका आर ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। आर किसका ज्यादा आएगा, आर उसका ज्यादा आएगा जिसका रेटेड पावर कम हो, जिसका रेटेड पावर कम हो। समझना बेटा मेरी बात को। दिस इज रेटेड पावर, दिस इज रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज तो इन दोनों का सेम है, तो आर आएगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो जिसका रेटेड पावर कम है उसका आर का वैल्यू ज्यादा आएगा, आर का वैल्यू ज्यादा आएगा तो उसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा आएगा। तो अगर P1 कम है, अगर P1 कम है तो ये ज्यादा ग्लो करेगा, अगर P2 कम है सीरीज में तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। तो सीरीज में अगर वोल्टेज सेम है, सीरीज में अगर वोल्टेज सेम है, जिसका रेटेड पावर कम हो वो ज्यादा ग्लो करता है, जिसका रेटेड पावर ज्यादा हो वो कम ग्लो करता है। यही पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैरेलल में अगर आप जाओगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो बल्ब्स का। यहां पे अगर आप देखेंगे अगेन इनका क्या आ रहा है, रेटेड वोल्टेज सेम है, अप्लाइड भी वही है, तो नेट पावर कंज्यूम कितना होगा, रेजिस्टर्स का सीरीज वाला फॉर्मूला दैट्स P1 प्लस P2 आएगा। नाउ वन मोर थिंग, जरा मुझे बताइए इन दो को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम पैरेलल में है, तो आप बोलिए पावर ये कंज्यूम कितना करेंगे। ये पावर रेटेड है, मैं पावर कंज्यूम्ड लिखूंगा, पावर कंज्यूम्ड आएगा ना बराबर इस वाले केस में V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वेयर V क्या है, V वोल्टेज इनको कितना मिला, वोल्टेज दे गॉट, दिस इज वोल्टेज देयर रेटेड वोल्टेज, दिस V इज वोल्टेज दे गॉट। यहां पे तो इनको यही मिलेगा बिकॉज पैरेलल में है। तो यहां पे अब देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जिसका अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना बेटा मेरी बात को। जिसका पावर कंज्यूम क्या होगा, सी अब जिसका आर होगा, यहां पे देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला। जिसका आर कम होगा उसका पावर कंज्यूम्ड क्या आएगा, कम। अब आर किसका कम होता है, जिसका रेटेड पावर क्या हो, वी तो सेम है, जिसका रेटेड पावर क्या हो ज्यादा, उसका आर क्या आता है, कम। तो अगर आपका P2 अगर P2 इज ग्रेटर देन P1 इन पैरेलल और इनका V सेम है, तो जिसका पावर ज्यादा उसका आर आएगा कम, और जिसका आर कम वो पावर कंज्यूम करेगा ज्यादा, पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है ना, ऑलरेडी पढ़ा है क्लास में। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, जो बल्ब आपका लेस रेटेड पावर जिसका आएगा वो ज्यादा ग्लो करता है, यहां पे V लेकिन सेम आना चाहिए। और पैरेलल में जिसका रेटेड पावर ज्यादा हो लेकिन V सेम होना चाहिए, जिसका रेटेड पावर ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा। यही पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। नाउ
अब अगर आपके पास है दो हीटर्स, ठीक है ना बेटा, समझना मेरी बात को, कंडीशन वही है, रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज सेम होना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज भी वही होना चाहिए। तो अगर आपके पास दो हीटर्स है, एक हीटर ने पानी को गर्म किया इन टाइम t1, दूसरे हीटर ने पानी को गर्म किया इन टाइम t2। अब अगर इनको मैं पैरेलल में लगाऊं, पैरेलल में रेजिस्टर्स का टाइम्स के लिए, रिमेंबर पावर के लिए रेजिस्टर्स का उल्टा फॉर्मूला, लेकिन टाइम के लिए जो रेजिस्टर्स का फॉर्मूला वही आएगा। जरा बताओ, अगर मैं इन दो हीटर्स को पैरेलल में लगाऊं तो कितना टाइम लगेगा दोनों को पैरेलल में लगा के उसी पानी को गर्म करने में? वही मैंने लिखा है, दैट्स इक्वल टू T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। बट अगर मैं उनको सीरीज में लगाऊं तो सीरीज में आएगा T1 प्लस T2, जो रेजिस्टर्स का सीरीज वाला फॉर्मूला। जो रेजिस्टर्स का फॉर्मूला वही टाइम्स का फॉर्मूला, बट जो रेजिस्टर्स का फॉर्मूला उसका उल्टा है। उसका उल्टा क्या है जरा मुझे बताओ? पावर्स का फॉर्मूला यहां पे मैंने बोल दिया। ओके, और जो हीटिंग डिवाइस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, जो हीटिंग डिवाइस होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एसी दिया कि डीसी दिया। अगर आपने एसी दिया, एसी का आरएमएस वैल्यू, राइट, अगर आपने एसी का आरएमएस वैल्यू एंड डीसी का वैल्यू सेम रखा है तो पावर कंज्यूम सेम होगा, सेम हीटिंग इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है ना। हीटिंग डिवाइसेस दे डू नॉट डिपेंड कि आपने एसी लगाया कि डीसी लगाया, उनको सिर्फ गरज है कितना वैल्यू दिया। चलिए अब देखिए बेटा, हमारे पास मीटर ब्रिज आता है, मेजरिंग डिवाइसेस, मीटर ब्रिज, इसमें सवाल आया था। देखिए ये वर्क करता है ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑलरेडी पढ़ा है आपने, R1 R2 डिवाइडेड R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, बैलेंस ब्रिज हो गया, व्हाटएवर सवाल अभी करेंगे। अब देखिए बेटा, ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये आपका स्केल है 1 मीटर लॉन्ग या 100 सेंटीमीटर ये आएगा, ऊपर रजिस्टर, ये भी रजिस्टर। हम एज्यूम करते, थ्योरेटिकल पॉइंट बोलूंगा, हम एज्यूम करते हैं ये जो एल शेप्ड कंडक्टर्स हैं, ये जो एल शेप्ड, यहां पे सवाल आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी थ्योरेटिकल सवाल ही आया था। ये जो एल शेप्ड कंडक्टर्स है, हम मानते हैं कि ये जो है इनका रेजिस्टेंस इज जीरो, बट एक्चुअली नॉट। ये एल शेप्ड कंडक्टर्स का एक्चुअली रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दे हैव गॉट सम रेजिस्टेंस। अब आपका इनका रेजिस्टेंस ना मानना, इससे तो एरर आ जाएगा। आपने एज्यूम किया इनका रेजिस्टेंस है ही नहीं, बट इनका रेजिस्टेंस है तो मेजरमेंट में एरर आएगा। वो मेजरमेंट को हम कैसे, वो एरर को हम कैसे खत्म करते हैं? हम क्या करते हैं, इन आर्म्स में इन रेजिस्टेंसेस का वैल्यू क्या करते हैं, हम इन रेजिस्टर्स को एक्सचेंज करते हैं। आगे सवाल मैंने बोला है, अगर आप इन रेजिस्टर्स को एक्सचेंज करोगे तो वो एरर खत्म हो जाता है, और उस एरर को हम बोलते हैं एंड करेक्शन, और उस एरर को हम बोलते हैं एंड करेक्शन या एंड एरर, या हम बोलते हैं एंड एरर। तो एंड एरर क्या? एरर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दीज एल शेप्ड कंडक्टर्स। अब आपने क्या किया, गलवानोमीटर है, अलग अलग जगह टच करवाया, ये बैटरी लगा है, जहां पे नल डिफ्लेक्शन आएगा वो पॉइंट आपने नोट किया, दैट इज L1। तो ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो आपका ये वाला पार्ट फिर कितना आएगा, दैट इज 100 माइनस L1। नाउ दिस बाय दिस शुड इक्वल टू दिस बाय दिस। व्हाई? बिकॉज ये आपका एक एक्चुअली रेजिस्टर है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस लंबे रेजिस्टर का, या जो ये वायर है, ये वाली वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस वायर का भी रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखो इनका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो सेम होगा, आपने यूनिफॉर्म वायर लिया है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम आएगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे, वो आपको रेजिस्टेंस देगा। तो जरा बताओ क्या आएगा, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड, इसका रेजिस्टेंस मानेंगे R1, इसका R2। R1 आएगा ना बराबर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यहां पे भी क्या आएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इस पार्ट का लेंथ। जब आप दिस बाय दिस करोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। पता है आपको, तो बोलो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R डिवाइड बाय S इज इक्वल टू दिस लेंथ, यानी L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। तो ये 100 माइनस L1 तब लेना व्हेन योर L1 इज इन सेंटीमीटर्स, इफ दैट इज इन मीटर्स तो यहां पे लिखना फिर 1 माइनस L1, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। तो R आपको पता है, दूसरा मिल जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और, ये जो मीटर ब्रिज है ये हाईली सेंसिटिव तब होता है, या आगे मैं बोलूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक और बोलूंगा मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। देखो जब आप टच कराते हो ना, यहां स्केल है, अब वैल्यू मेजर करने में गलती हो सकता है। आपने यहां पे टच कराया तो यहां पे लंबाई कुछ दिखा तो एरर तो आ सकता है। तो ये एरर आप मिनिमाइज कैसे करोगे, अगर आप बराबर बीच में टच कराओ।
अगर बराबर आपने बीच में टच कराया तो एरर कम होगा। आप बोलोगे बराबर बीच में मैंने टच कराया है तो मेजरमेंट इन लेंथ में एरर नहीं आएगा। तो ये मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट तब देता है जब आपने बराबर बीच में टच कराया, यानी ये आपका आएगा 50 सेंटीमीटर, ये भी आएगा 50 सेंटीमीटर, यानी L1 आएगा 50 सेंटीमीटर, ऊपर आएगा 50 सेंटीमीटर, नीचे 100 माइनस 50 तो नीचे भी 50 आएगा, 50 कैंसल, तो R इज इक्वल टू S। फॉर मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए, फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए यूर R इज इक्वल टू S एंड नल पॉइंट जो है, नल पॉइंट लाइज एट द सेंटर क्लियर ऑफ द वायर। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब ये आते हैं आपके पास क्या, जो आपके पास पोटेंशियोमीटर है, एक हम यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर ईएमएफ या कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज, ठीक है ना। दूसरा इसका यूजेज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ये रखना है, जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पे अगर आप देखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप मेजरमेंट करते हो, ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये आप जिस बैटरी का ईएमएफ मेजर करते हो या कंपेयर करते हो, उनसे ये कोई करंट नहीं लेता। The potentiometer draws no current. That is why it acts as ideal voltmeter, क्लास में डिस्कस किया है। और इसका सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी भी आपको याद होगा, हमने पढ़ा है, जितना आप हमने डिस्कस किया यहां पे तो हम पूरा नहीं कर बोल सकते, क्लास में याद करिए। सेंसिटिविटी क्या है, आपने कम यहां पे ईएमएफ मेजर करना है, ईएमएफ तो कम मेजर करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन लार्ज आना चाहिए। तो इनपुट कम है तो आपका आउटपुट लार्ज आना चाहिए। यहां पे अगर आपका डिफ्लेक्शन, यहां पे डिफ्लेक्शन हम क्या बोलेंगे, नल लेंथ, अगर नल लेंथ आता है लार्ज और ईएमएफ मेजर करना है स्मॉल, तो हम बोलेंगे हाई सेंसिटिविटी। बट अगर ईएमएफ स्मॉल है और नल लेंथ स्मॉल आया, तो या ईएमएफ अगर लार्ज है, अगर ईएमएफ लार्ज है लेकिन नल लेंथ कम आया, तो मैं बोलता हूं सेंसिटिविटी कम है। और ये सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ाते हैं, इस वाले रिहोस्टेट को चेंज करने से। अगर आप ये रिहोस्टेट बढ़ाओगे, उससे क्या होता है, उससे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो घट जाता है। और अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाता है तो आपका बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाता है, यानी आपका पॉइंट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस रिहोस्टेट रेजिस्टेंस। अगर आप इस रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका घट गया तो आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस रिहोस्टेट की रेजिस्टेंस घटाओगे ना, आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। तो नल पॉइंट जो है ना, नल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, नल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ये याद रखना। और अगर आपने रिहोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ाई तो नल पॉइंट जो है इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पे क्या आता है फॉर्मूला, एक आता है फॉर्मूला ईएमएफ एक बैटरी का, जो बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, वेयर एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। तो E1 अगर आप एक बैटरी लोगे, बैलेंसिंग लेंथ L1 आएगा, दूसरी बैटरी E2 आएगा, बैलेंसिंग लेंथ L2 आएगा, तो E1 by E2 आएगा, L1 by L2। और यहां पे क्या आता है, यहां पे हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। तो पहले आप ये नोड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट नहीं करते हो, बैलेंसिंग लेंथ एक आता है, तो L1 इज बैलेंसिंग लेंथ विदाउट कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, तो पहले आता है। फिर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया तो आपका बैलेंस लेंथ कुछ और आता है। तो फिर ये अननोन, यहां पे जो आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बराबर आता है L1 माइनस L2 by L2 मल्टीप्लाइड बाय R, वेयर R जो है, R इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, L1 इज नल लेंथ बिफोर joining what, before joining your resistance box या connecting resistance box, L2 is your null length after connecting what, resistance box. So that is end of the theory part of this. Now let's go to questions, but give me 1 minute, I want to have some water. देखिए बेटा क्या आ रहा है, पहला सवाल आ रहा है तो आप चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग ए पाथ ऑफ सर्कल ऑफ अ रेडियस, ठीक है ना। आपको दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दिया गया है, इलेक्ट्रॉन जिस पे चल रहा है, ठीक है ना, मेकिंग
9.4 इंटू 10⁻18 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, द इक्विवेलेंट करंट इज, तो आपको पता ही है। तो जब भी एक आपका चार्जड पार्टिकल, मैंने ये वहां नहीं पढ़ा है तो यहां पे कर दूंगा, जब भी एक चार्जड पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो ये करंट कितना कैरी करता है, द करंट एसोसिएटेड विद अ चार्जड पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर लूप, ये बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड या चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, टाइम पीरियड के बदले आप लिख सकते हो सर्कमफ्रेंस बाय वेलोसिटी भी, तो ऐसे भी आएगा, क्यों, टाइम पीरियड के बदले सर्कमफ्रेंस 2πr, ऊपर आएगा v। तो ये वाली फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको v एंड r दिया गया, ये वाला तब जब टाइम पीरियड दिया गया, ये वाला तब जब फ्रीक्वेंसी पता, हमें क्यू एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है, तो I बराबर आएगा क्यू इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू, दैट्स नॉट 20, दैट इज 10⁻⁻19 कूलम्स, दैट इज योर क्यू का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बदले आएगा 9.4 इंटू 10⁻18, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए तो यहां पे आप चेक करिए, इफ J एंड E, मैंने पहले ही बोला आपको, करंट डेंसिटी एंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एंगल बिटवीन देम इज जीरो, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज जीरो देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है ना बेटा, तो ये तो आएगा ही, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज JE साइन थीटा, तो आएगा ना JE साइन जीरो, बिकॉज एंगल मैंने पहले ही बोला, एंगल बिटवीन J एंड E इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एंगल इज इक्वल टू जीरो, बताओ क्रॉस क्या आएगा, क्रॉस आएगा ना JE साइन 90, ये आएगा J क्रॉस E का मैग्नीट्यूड, बताओ क्या आएगा, सॉरी साइन जीरो आएगा, मैंने 90 कहां से लिख दिया, वेट अ सेकेंड, यहां पे आएगा साइन जीरो, बिकॉज एंगल इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो ये आएगा जीरो, तो ये सही है। J is equal by, हाँ, that is your Ohm's line microscopic form. J dot E is greater than zero. Yes. How? देखिए, अगर आप J dot E कैलकुलेट करोगे, ये बराबर आता है JE cos थीटा। J is magnitude of J, that is positive, magnitude is always positive. E is magnitude of electric field, that is always positive, ये भी मैग्नीट्यूड है, always positive, ये भी मैग्नीट्यूड है, always positive, यहां पे क्या आएगा, cos 0, that is equal to 1, पॉजिटिव पॉजिटिव सब आया, तो J dot E is पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं ना। देखिए करंट डेंसिटी एंड आपको दिया गया है क्या, करंट डेंसिटी J एट एन एरिया A, एरिया इज इन मिलीमीटर स्क्वायर इज करंट डेंसिटी आपको दिया गया, करंट थ्रू द एरिया इज। अब बताइए, आप चेक करिए, ये जो करंट डेंसिटी है, आप देखेंगे ये करंट डेंसिटी जो है, इट्स यूनिफॉर्म, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो मैंने बोला है आपको, व्हेन करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, आपका I बराबर होता है किसके बराबर होता है, J डॉट A। तो बोले J के बदले क्या आएगा, J इज इन SI सिस्टम्स, तो बोलो क्या आएगा, 3J कैप प्लस 4K कैप, डॉट आएगा वेक्टर A के साथ, वेक्टर A जो है दैट इज 2I कैप प्लस 3J कैप, बट इस वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर है, इसको करना पड़ेगा आपको मीटर्स में कन्वर्ट। ठीक है ना, तो बताइए कैसे करेंगे। ठीक है ना बेटा, बताओ क्या आएगा, 10⁻³ है ना, 10 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर्स, ऊपर से स्क्वायर आएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड गेट द आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहां पे कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, हैज वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू, एक कार्बन बेस्ड रजिस्टर है, आपको R का वैल्यू दिया गया है, द सीक्वेंस ऑफ कलर कोड इज, तो बताइए बेटा क्या होता है, BB रॉय। अगर आपके पास टेबल पता है तो क्या आता है, BB रॉय, तो बोलो क्या आएगा, 2 आ रहा है, BB रॉय 0 1 2। ठीक है ना, तो पहले 2 आ रहा है, तो पहला कलर विल बी रेड, तो रेड तो हर एक में है, पहला कलर इज रेड, तो फर्स्ट कलर इज रेड। फिर क्या आ रहा है, 4। अब ये 4 जो है, 4 किसके लिए आएगा, BB रॉय, दिस इज 3, दिस इज 4, तो फर्स्ट कलर इज रेड, सेकंड कलर इज येलो। ठीक है ना,
मल्टीप्लायर मस्ट बी 10 रेज पावर -1 बिकॉज 2 भी आया 4 आया तो 24 ऐसे आएगा। मल्टीप्लायर मस्ट बी 10 रेज पावर -1 प्लस माइनस टॉलरेंस, टॉलरेंस तो 5% है तो यहां पे 5% टॉलरेंस मतलब यहां पे लास्ट कलर इज गोल्ड। तो अब देखिए बेटा यहां पे अगर ये ऐसे आए 10 रेज पावर -1 यहां 24 तभी तो वो आएगा ना बराबर 2.4, बट 10 रेज पावर -1 इज मल्टीप्लायर ऑफ गोल्ड तो यहां पे भी गोल्ड, फोर्थ भी गोल्ड, तो क्या आएगा रेड येलो गोल्ड गोल्ड, रेड येलो गोल्ड गोल्ड, दिस इज द आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन बेटा बाद में वो खुद कर लेना वो सवाल जो है, तो मल्टीप्लिकेशन तो यहां पे नहीं कराऊंगा, टाइम बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं सी। नाउ अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो यहां पे आप देखेंगे क्या आ रहा है, तो आपके एक टेबल में दी गई है क्वांटिटीज और वहां से आप इनके न्यूमेरिकल वैल्यू से पहचानो कि कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। पहली आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, आंखें बंद करके बोलो ये वाला, दिस इज माई ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m मल्टीप्लाइड बाई टाउ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बताओ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसके बराबर आएगा, आई थिंक दिस, देखो कैसे, रेजिस्टिविटी इज m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर टाउ, याद करिए। तो ये आपका रेजिस्टिविटी है, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आपका रेजिस्टिविटी है, यानी ये इसके साथ आया और ये वाला इसके साथ आया। नाउ रिलैक्सेशन टाइम जो है किसके बराबर आएगा, रिलैक्सेशन टाइम हमें निकालना है। पहले करंट डेंसिटी देखिए, करंट डेंसिटी किसके बराबर आएगा, यहां ये वाला करंट डेंसिटी आएगा, कैसे आएगा, I इज इक्वल टू NaEVD, I इज इक्वल टू NA, वेट अ सेकंड, आई डोंट नो यहां पे क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू NaEVD। तो ये A यहां लाइए, I बाई A करंट डेंसिटी यानी NeVD आएगा करंट डेंसिटी। अब बच गया रिलैक्सेशन पीरियड, हमारे पास बच गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, बट इसमें एरर है, इसमें 100% टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। तो ये वाला अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं इसको, ये वाला मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी है, यहां पे रो होना चाहिए। तो बेटा मैं करेक्शन खुद कर देता हूं, तो करेक्शन ऐसे है, ये वाला मैं इसके साथ रब कर रहा हूं, यहां पे रो होगा डेफिनेटली, ये सवाल है, यहां पे रो है, टाउ नहीं है, और ये है E/J। अब बेटा क्या आएगा C। नाउ अब ठीक है, ये करेक्शन आप देख लेना। ये जो है रिलैक्सेशन पीरियड ये आएगा ऐसे, क्यों आएगा ऐसे जरा मुझे बताइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला है, टाउ वहां लाइए, रो यहां आएगा, तो m/n स्क्वायर रो, m/n स्क्वायर रो इज टाउ, तो ये आएगा रिलैक्सेशन पीरियड। नाउ ये वाला देखिए कौन सा, अब ये वाला बच गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आएगा E/J। तो आप चेक करिए कैसे आएगा, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपका फॉर्मूला इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो अगर आप ये सिग्मा यहां लाओगे, J वहां लाओगे, 1/सिग्मा इज इक्वल टू E/J, बट 1/सिग्मा इज योर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज E/J, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ये आएगा। तो आंसर क्या आएगा, A का आएगा हमारा क्या R, A का आएगा R, वो सब में है, A का R आएगा, फिर B का क्या आएगा, B का आता है S, B का आता है S, वो या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, फिर क्या आता है C यानी रिलैक्सेशन पीरियड, उसका आता है P, ठीक है ना, C का आता है P, वो तो इसमें आता है, और D का क्या आता है, D का हमारा देखिए, D का आया हमारा क्यों, तो ये वाला इज B पार्ट जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, नॉट दिस C1, नॉट दिस C पार्ट, B पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं ना, देखिए resistance of a heating element is 99 ohm at room temperature. What is the temperature of the element if the resistance is found to be, okay, तो आपको बताना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया गया है, तो फॉर्मूला है वही R इज इक्वल टू या RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है ना बेटा। तो बताइए फाइनल रेजिस्टेंस इज 116 ओम्स, तो 116, रूम टेम्परेचर दैट्स रेफरेंस टेम्परेचर दैट इज 99, यहां पे आएगा 1 प्लस अल्फा के बदले क्या है, अल्फा के बदले 1.7
इंटू 10 रेज पावर -4, यहां पे डेल्टा टी ही फिलहाल मैं रख देता हूं। तो ये यहां डिवाइड में लाते हैं 116/99, यहां ये बच गया टर्म, ये बच गया। अब किसके बराबर आया? 1 प्लस दिस, 1 प्लस 1.7 इंटू 10 रेज पावर -4, यहां डेल्टा टी के बदले वैल्यू डाल देता हूं मैं, चलिए ठीक है। तो डेल्टा टी आपका बराबर आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस व्हाट? इनिशियल टेम्परेचर। एक सेकेंड, फाइनल टेम्परेचर जो हमें निकालना है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमें निकालना है, एक सेकेंड लेट मी, हाँ, फाइनल टेम्परेचर जो हमें निकालना है, एक सेकंड बेटा, इसको पता नहीं कभी हो जाता है ऐसा। फाइनल टेम्परेचर टी, माय बैड लक, वेट ए सेकंड, अब ये भी शायद थक गया। फाइनल टेम्परेचर इज TF या T माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है दैट इज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो ये 1 यहां लाते हैं, बोलो क्या आएगा? 116/99 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 रेज पावर -4, यहां पे T माइनस 27 आएगा। तो ये आएगा 116 माइनस 99 जो आएगा 17/99 इज इक्वल टू 1.7 10 रेज पावर -4 T माइनस 27, ये 1,000 10,000 10/99, ठीक है ना। 10 रेज पावर -4, यहाँ 10 रेज पावर -4 नीचे आएगा, ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर आएगा तो 10 रेज पावर -4, नीचे आएगा ऊपर बनेगा +4, तो ऊपर आएगा 10 रेज पावर 5, नीचे आएगा 99 इज इक्वल टू T माइनस 27। तो ये करते हैं 100, अगर मैं देखूं इसको 100 इंटू 1000/99, 100 ये आएगा 1.01, 100/99 इज 1.01 इंटू 10 रेज पावर 3 इज इक्वल टू T माइनस 27। तो ये आएगा 1010 माइनस 27 यहां आएगा, या आया, चलो ठीक है, एक और स्टेप कर देता हूं, T माइनस 27, ये माइनस 27 यहां आएगा, तो T बन जाएगा 1010 प्लस 27, दैट इज 10, कितना आएगा? 1037 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। क्लियर? चलिए, वही सवाल है, हीटर बॉइल्स certain amount of water in 15 minutes, another heater boils same amount of water in 10 minutes, time taken to boil same amount of water when both are in parallel। तो पैरेलल में पैरेलल वाला फॉर्मूला है, हीटर्स के लिए पैरेलल में पैरेलल वाला फॉर्मूला है, टाइम के लिए, पावर के लिए पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला है। तो बताओ दो हीटर्स के लिए क्या आएगा? एक को लगा टाइम T1, दिस इज माई T1, दिस इज माई T2। तो अब आपका T नेट किसके बराबर? जब दोनों को पैरेलल में लगाओगे तो T बराबर आएगा T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। तो बताइए T किसके बराबर आएगा? T1 के बदले 15 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 मिनट्स डिवाइड बाई 15 प्लस 10, ऊपर आएगा 150, नीचे आएगा 25, आएगा ना 5 5,000, 5 3,000, 0,000, नाउ 30/5 दैट इज 6 मिनट्स इज द आंसर। तो 6 मिनट्स लगेगा, पैरेलल में अगर आप जोड़ोगे तो 6 मिनट ही टाइम लगेगा दोनों हीटर्स को सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए। चलिए आगे जाते हैं। इन द सर्किट शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चेक करिए बेटा, पहले तो यहां पे देखेंगे सी, तो पहले पॉइंट्स का नाम देते हैं, तो हमने ऑलरेडी क्लास में किया है। तो पहले आप सबसे पहले क्या क्या करोगे? पॉइंट्स का नाम, अगर ये ए है ये भी ए आएगा, नाउ दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस, तो ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा। ओके, ये बी है, चलो इसका नाम सी रख देते हैं। ये सी है तो ये भी सी आएगा, ये भी सी आएगा, ये भी सी आएगा, ये भी सी आएगा, या ऐसे में कर देता हूं, ठीक है ना। एक ऐसे भी कर सकता हूं, एक और पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने पढ़ा है कैसे करना होता है। तो ये ए है तो ये भी ए आएगा, माय बैड लक। ये ए है तो ये भी ए आएगा। व्हेन पॉइंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, व्हेन पॉइंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय आइडियल कंडक्टर्स देयर पोटेंशियल्स इज सेम, ये भी ए आएगा,
ये भी आएगा। फिर से दिखा देता हूं, देखो ये पॉइंट इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इन पे पोटेंशियल सेम आएगा। अगर इस पे ए है, इस पे भी ए आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। इस पे ए तो इस पे भी आएगा, इस पे भी ए आएगा, इस पे भी ए, इस पे भी, हाँ इस पे ए आएगा, इस पे ए नहीं आएगा, बिकॉज इनके बीच में क्या है, रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टर। व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली बाय आइडियल कंडक्टर, तब जाके उनके बीच में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, राइट। अब देखिए बेटा, ये वाला अगर आप रेजिस्टर देखोगे, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी यहां से करंट चलेगा ही नहीं। इस वाले को देखो आप, समझना बेटा मेरी बात को, इन दो के बदले क्या आएगा, इन दो के बदले 2R एक रेजिस्टर आएगा। इस रेजिस्टर के दो एंड्स को आप देखिए, इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इन दो के थ्रू भी करंट जीरो चलेगा। अब ये दो देखिए, सीरीज में तो मिला के 2R आएगा। अब उस 2R के दोनों एंड्स को देखिए, दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, यानी वहां से भी करंट नहीं चलेगा, यानी इसके थ्रू भी करंट आएगा जीरो। अब बच गया ये वाला, तो सिर्फ ये वाला रेजिस्टर है, एक एंड पे अलग पोटेंशियल, दूसरे एंड पे अलग पोटेंशियल, बिकॉज एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इसके दो एंड्स, तो सिर्फ इसके थ्रू करंट चलेगा। तो सिर्फ इसके थ्रू करंट चलेगा, यानी सिर्फ ये करंट को अपोज करेगा। अच्छा सवाल है, तो सिर्फ ये वाला रेजिस्टर जो है विल टेक पार्ट इन अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, तो यानी इसमें नेट रेजिस्टेंस जो है सिर्फ आर के बराबर होगा। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इजी है और सीधे आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, नाउ देखिए, नाउ यहां पे दो लूप से नोडल टेक्निक हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, नोडल टेक्निक से करते हैं। यहां पे देखिए सवाल क्या आ रहा है, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीमीटर, ठीक है ना बेटा, समझना मेरी बात को। तो यहां से बोलना है करंट कितना आएगा। जब भी दो लूप्स होना तो आपके दो टाइप्स के सवाल, रादर तीन टाइप्स के सवाल बनेंगे। या तो जंक्शन पे एक आइडियल बैटरी होगा, ठीक है ना, आइडियल बैटरी हो तो ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या तो एक सीधे रेजिस्टर होगा, या तो एक रेजिस्टर एंड बैटरी होगा, वही मैक्सिमम केस, और दो लूप्स मैक्सिमम आएंगे। अब देखिए बेटा, समझना मेरी बात को कैसे करेंगे। अब ये जो आपके पास बैटरी है, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, इन दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट, तो इसको मैं मान देता हूं 4 वोल्ट पे, तो ये वाला आ गया 0 वोल्ट पे, राइट। तो अब अगर आप देखेंगे तो करंट मानते हैं यहां से ऐसे एक करंट I1 गया, जो I1 यहां से यहां पहुंच गया। यहां से मानते हैं एक करंट I2 गया, जो यहां से ऊपर चढ़ के यहां वापस पहुंचा, ठीक है ना। पहले ये I1 एंड I2 निकालते, बताओ ये I1 कहां से गया, I1 गया E से B तक वाया दिस पाथ। तो जरा बताओ ये I1 किसके बराबर आएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड B कितना है, दैट इज 4। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बैटरी का नेगेटिव आया, टेक्निक पढ़ा है आपने, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते बढ़ते नोडल टेक्निक में आगे नेगेटिव बैटरी का आया, तो आप लिखेंगे प्लस, तो यहां पे आएगा +2 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, दैट इज 2 और 4 मिला के दैट इज 6, तो ये आएगा 6/6, दैट इज 1 एम्पियर। तो इस I1 या इस ब्रांच से करंट I1 चला। अब I2 देखते हैं, इस ब्रांच से कितना करंट चलेगा। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 अगेन आएगा, 4 - 0। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बैटरी का नेगेटिव आया, तो अगेन लिखेंगे +6। बोलो R के बदले क्या आएगा, ये 2 और 4 मिला के, बिकॉज उनसे सेम करंट चल रहा है, सीरीज में है, तो डिवाइड बाय आएगा 6, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 6, दैट इज इक्वल टू 5/3, राइट। अब बताओ बेटा, यहां से एक करंट गया I2, यहां से एक करंट गया I1, फिर किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से एक करंट यहां से आएगा I, और ये I जो है आधा यहां से I2 गया, आधा यहां से I1 गया, तो लगा ये किरचॉफ्स करंट लॉ, बोले क्या आएगा, I बराबर आएगा I1 + I2। अब ये I जो है I1 के बदले क्या आएगा, I1 के बदले आएगा 1 एम्पियर एंड I2 के बदले 5/3। अब सॉल्व करिए, दैट इज 8/3 एम्पियर्स इज द आंसर, राइट। तो ये वाला आंसर है, तो मार्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला। चलिए, अटक जाता है बीच बीच में, तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन बहुत सिंपल सवाल है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। ये जो 2 ओम रेजिस्टर है, बताओ एक रेजिस्टर का आपको R पता है, हाउ कैन यू फाइंड करंट। अगर आप ओम्स लगाओगे V = IR। रिमेंबर, व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड करंट, फर्स्ट यू नीड टू नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट डिवाइस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है तो करंट कैसे मिलेगा। अब आपको इस ब्रांच के थ्रू या इस रेजिस्टर के थ्रू करंट चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू दिस, गिव मी अ सेकंड। अब यहां पे देखिए बेटा, सी
ये आपका 2 ओम का रेजिस्टर है, इस 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट चाहिए, फॉर दैट आई नीड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट। नाउ देखिए ये आइडियल बैटरी है, व्हेन बैटरी इज आइडियल आपका टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, या आपका सॉरी ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यहां पे ग्राउंड करके तो 0 वोल्ट पे आएगा, डायरेक्टली बी के साथ कनेक्ट तो ये भी 0 वोल्ट पे आएगा। अब ये बैटरी है, समझना बेटा मेरी बात को, ये तो आइडियल बैटरी है। बताओ यहां पे आपका ईएमएफ किसके बराबर, 3 वोल्ट, तो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट ही आएगा। तो अब अगर ये आया 0 वोल्ट पे तो इसको रखना पड़ेगा -3 वोल्ट पे, बिकॉज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, अगर 3 वोल्ट है तो ये 0, ये -3, ताकि 0 माइनस -3 +3 आएगा। अब अगर ये -3 है, ये भी -3 वोल्ट पे आएगा। अब ये आइडियल बैटरी अगेन है, आइडियल बैटरी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल बैटरी का ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 आना चाहिए। एक तो आपने -3 पे रखा जो साथ में हायर भी है, बताओ यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए -9 वोल्ट। चेक करिए, जब आप दिस माइनस दिस करोगे, -3 माइनस -9, -3 माइनस -9 बनेगा कितना, जरा मुझे बताइए, वो आएगा -3 + 9, दैट्स इक्वल टू 6 वोल्ट। अब आ गया बेटा ये रेजिस्टर, एक एंड पे पोटेंशियल 0 वोल्ट विच इज हायर पोटेंशियल, एक एंड पे पोटेंशियल -9 वोल्ट, तो करंट जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे करंट जाएगा। बताओ आई किसके बराबर आएगा, ओम्स V by R। बताओ V के बदले क्या आएगा, 9 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 9 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 0 माइनस -9 दैट्स +9, डिवाइड बाय क्या आएगा, R के बदले आएगा 2, दैट इज 9/2, तो 9/2 एम्पियर्स इज द आंसर, एंड द करंट जो है वो जाएगा फ्रॉम B to A, ये भी आ सकता था, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, 9/2 एम्पियर्स। नाउ देखिए एक और सवाल आ रहा है, इन द गिवन सर्किट द पॉइंट्स A, B and C आर एट सेम पोटेंशियल्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं A, B and C आर एट सेम पोटेंशियल्स, राइट। और एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and D इज इक्वल 30 वोल्ट्स, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and O इज, तो आपको दिया गया है VBD, गिव मी अ मिनट, आपको दिया गया है, एक सेकेंड, दिया गया है VBD जो है इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट्स इक्वल टू 30 वोल्ट्स। नाउ VBD दिस और दिस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आई कैन राइट दैट एज VBO प्लस आएगा VOD इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। ना देखिए समझना बेटा मेरी बात को, अब देखिए अगर आप चेक करेंगे ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और जो ये हायर है तो ये भी हायर, ये भी हायर है, तो जो इन तीनों से करंट जाएगा, इन तीनों से मिला के करंट जो जाएगा उस इस अकेले के थ्रू जाएगा। अब इसके थ्रू करंट कब जाएगा, 3 गुना, अगर यहां से करंट आई है ना तो ये भी आई, ये भी आई, तो ये करंट क्या है 3I। देखो R तो सेम है, R तो सेम है, तो जरा बताओ अब R सेम है, V इज इक्वल टू I इंटू R, इसको V1 क्या मिला, VBO। अब देखिए I तो यहां पे 3 गुना है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब VOD जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको मिला वो इसका आएगा 3 गुना, यानी वो आएगा 3 टाइम्स VBO, बिकॉज रेजिस्टर सेम है, करंट 3 गुना तब होगा जब 3 गुना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इससे 3 गुना ज्यादा, तो बताइए क्या आएगा VOD, तो VBO जो है VOD के बदले क्या आएगा, VOD के बदले आएगा 3 टाइम्स VBO is equal to 30, तो that is 4 times VBO is equal to 30, तो VBO जो है that is equal to 30/4, that is 15/2, that is 7.5 volts, तो VBO, but VBO is also equal to VAO, बिकॉज B and A, सी फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे पोटेंशियल V है, यहां पे भी तो V है ना, तो VB के बदले you can write VA as well. What is this VBO? That is VB minus VO is equal to 7.5 volts. In place of VB, I can write VA, यानी VA minus VO जो मुझे निकालना है, that is equal to 7.5 volts. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, C in a potentiometer the null point is received at the 7th wire, तो आपने छोटी छोटी वायरें जोड़ के वायर्स बनाई है like this,
तो ये ऐसे आपने वायर्स जोड़ी हैं, समझना बेटा मेरी बात को। अब जो आप लंबी वायर बोलते हैं ना पोटेंशियोमीटर में, उसी को इसने बैंड करके बनाई है, जोड़ी है छोटी छोटी वायर्स में। अभी क्या बोल रहा है, इन अ पोटेंशियोमीटर द नल पॉइंट इज रिसीव्ड एट द 7th वायर इफ वी नाउ हैव टू चेंज द नल पॉइंट टू द 9th वायर। इसका मतलब आप क्या जा रहे हो, जरा मुझे बताओ। अब तो आगे जा रहे हो ना, 7th से 9th वायर तक, है ना, तो यानी बैलेंसिंग लेंथ बढ़नी चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ कब बढ़ेगा जरा मुझे बताओ, बैलेंसिंग लेंथ कब बढ़ेगा, जब आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ, रेजिस्टिविटी सॉरी जब आप सेंसिटिविटी बढ़ाओगे। सेंसिटिविटी कब बढ़ेगा जरा मुझे बताओ, जब आपका जो रिहोस्टेट वाला रेजिस्टर है वो घटाओगे। तो बताओ क्या आएगा, अटैच रेजिस्टेंस इन सीरीज नो, इंक्रीज रेजिस्टेंस नो, डिक्रीज रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट, यानी रिहोस्टेट जो है उसका रेजिस्टेंस, यानी मेन सर्किट में जो रिहोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से ऐसा होगा। तो ये सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स ए एंड बी रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट एंड 200 वोल्ट 60 वॉट। सी दोनों का आप चेक करिए यहां पे बेटा, वोल्टेज रेटेड वोल्टेज सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट लाइन, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। समझना बेटा मेरी बात को। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें आप सीरीज में तो लगा रहे हो, तो जरा बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा। मैंने बोला है सीरीज में क्या होता है, सीरीज में उसका आर ज्यादा होता है जिसका रेटेड पावर क्या हो, कम होता है ना। जब दोनों का वोल्टेज सेम हो, जरा मुझे बताओ वोल्टेज तो सेम है, पावर किसके बराबर, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो रेटेड पावर जिसका कम है उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। तो इसका रेटेड पावर कम है, इस वाले का रेजिस्टेंस हाई आएगा। इसका रेटेड पावर जो है वो कम है, ज्यादा है सॉरी, इसका रेटेड पावर ज्यादा है, तो इस वाले का रेजिस्टेंस जो है वो कम आएगा। जब रेजिस्टर्स आर अनइक्वल इन सीरीज, द वोल्टेज इज गेटिंग व्हाट, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो रेजिस्टर बड़ा होता है उसको ज्यादा वोल्टेज मिलता है, और जो रेजिस्टर छोटा होता है, बिकॉज आई इज कांस्टेंट इन सीरीज, आई इज कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हायर द रेजिस्टर हायर इज द वोल्टेज। तो यानी यहां पे क्या होगा, ईच बल्ब इज 200 वोल्ट, 100 वोल्ट वॉट बल्ब इज ग्रेटर देन, हमें क्या बोलना है, द पोटेंशियल ड्रॉप। किसको मिलेगा ज्यादा, जरा मुझे बताओ। आपको ज्यादा वोल्टेज इस वाले को मिलेगा, 60 वाट वाले को। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला 100 वाट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट अक्रॉस 60 वाट बल्ब, यानी 100 वाट वाले को कम मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस एज कंपेयर टू व्हाट 60 वाट वाले से। एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, आगे बढ़ेंगे। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है। ए सेल हैविंग ईएमएफ E and internal resistance R is connected across a variable resistance R. As the resistance R is increased, the potential, the plot of potential difference versus R is। तो देखिए सवाल क्या आ रहा है, पढ़िए सवाल क्या आ रहा है। सी सवाल ऐसे आ रहा है, हमारे पास एक बैटरी है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां पे लोड रेजिस्टर है R। तो जरा मुझे बताओ इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो किस किस को मिलेगा। सी बेटा वो तो इन दोनों को मिलेगा, मिलेगा ना, समझ आ रहा है आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए तो अब जरा मुझे बताइए, तो अब आर जितना बढ़ाओगे ना, मैंने अभी भी आपको बोला, तो दोनों में करंट सेम चलना है, तो करंट दोनों में जो है वो सेम चलना है सीरीज में। तो जब करंट सेम चलेगा तो जरा मुझे बताओ, वी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जितना आप आर बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी उतना ज्यादा इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जाएगा, या पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस ज्यादा आएगा, बिकॉज दोनों सीरीज में तो आई का वैल्यू सेम आएगा, बोथ आर इन सीरीज। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो जब आप आर का वैल्यू बढ़ाओगे, दोनों सीरीज में है, करंट का वैल्यू तो सेम आएगा, करंट का वैल्यू जो सेम आएगा उसका मतलब क्या हुआ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आप आर का वैल्यू बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा मिलेगा, और जितना बढ़ाते जाओगे बताओ मैक्सिमम इसको कितना मिलेगा। मैक्सिमम तो उतना ही मिल सकता है ना जितना बैटरी का ईएमएफ हो, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 10 11 तो मिलेगा नहीं, वो तो लगाया नहीं। अगर आपने 20 वोल्ट का बैटरी लगाया है, मैक्सिमम उसको मिलेगा कितना, 20 ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो बता बेटा क्या आएगा, तो दिस ग्राफ इज द करेक्ट। ये वाला जो है, ये वाला जो है करेक्ट आएगा। चेक करिए, आर बढ़ा रहे हो, वी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो फिर आर का वैल्यू जो है बहुत जब बढ़ने के बाद आप देखोगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहा, एंड दैट्स इक्वल टू ईएमएफ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आ रहा है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन एडजॉइनिंग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ईच हैव रेजिस्टेंस आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये वीटस्टोन ब्रिज है। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको 5 रेजिस्टर्स दिखे, इक्वल रेजिस्टर्स दिखे, और समझ ना आ रहा हो सीरीज है कि पैरेलल है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है सीरीज है कि पैरेलल है, और साथ में यहाँ पे लाइक रेजिस्टर्स भी हो। रिमेंबर, जब भी आपको 5 रेजिस्टर्स दिखे,
लाइक रेजिस्टर्स दिखे, ठीक है ना, समझना मेरी बात को। आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज के पैरेलल है, तो रिमेंबर वन थिंग, देयर आर 99% क्या 100% चांसेस वो सवाल जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे होगा। अब यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे है, तो चेक करें कैसे, पहले पॉइंट्स का नाम देंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। तो अब करना क्या चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है, जरा मुझे बताइए। रिकंस्ट्रक्ट करने के टाइम जिनके अक्रॉस आपको निकालना है नेट रेजिस्टेंस, यानी जिनके अक्रॉस आप बैटरी लगा रहे हो, उनको आप दो एक्सट्रीम्स पे रखिए, दैट इज योर ए, दैट इज योर बी। अब सी जो है, सी ए के साथ भी कनेक्टेड है, सी बी के साथ भी कनेक्टेड है, तो इसको मैं ऊपर रख दूंगा ताकि मैं इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकूं, इसके साथ भी कनेक्ट कर सकूं। सिमिलरली डी जो है ये भी सी के साथ कनेक्टेड, बी के साथ कनेक्टेड, तो यहां पे आएगा आपका बी। समझना बेटा मेरी बात को। अब देखो कौन सा रजिस्टर कहां पे, तो पहले ये रजिस्टर देखो किसके बीच में आ रहा है, बी एंड सी के बीच में। तो बी एंड सी के बीच में एक रजिस्टर आर है। अब ये वाला देखो किसके बीच में आ रहा है, डी एंड सी के बीच में, तो डी एंड ये वाला डी है, डी एंड सी के बीच में भी एक रजिस्टर आर है। ओके, अब ये वाला देखिए किसके बीच में आ रहा है, बी एंड डी के बीच में एक और रजिस्टर है, वो आर है। एक और आ रहा है ये वाला, ये ए एंड डी के बीच में है, ए एंड डी के बीच में एक और रजिस्टर आर है। और एक और आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, ठीक है ना, अभी एक और बच गया, ये वाला, दैट इज ए एंड सी के बीच में एक और रजिस्टर है आर, और बैटरी आपने इन दो के अक्रॉस लगाइए। तो बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, व्हेन दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ये ब्लो अप हो जाएगा, इसके थ्रू कोई करंट नहीं चलेगा। ये दो सीरीज में 2R पैरेलल में आएगा, तो R इज द आंसर। तो ये R जो है दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए क्या आ रहा है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD। ये जो ब्रांच BD है इसके थ्रू आपको करंट निकालना है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चले तब जाके आप करंट निकाल पाओगे। लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू V। ठीक है ना बेटा, अगर आपको ये V मिल जाए तो लेट VBD इज इक्वल टू V। तो अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तब जाके आप, यानी अगर आपको V का वैल्यू पता चल जाए तब जाके V इज इक्वल टू I इंटू R, आपको I का वैल्यू मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, थ्रू द ब्रांच BD, इसके थ्रू करंट निकाल। देखो करेंगे कैसे, अब ऐसे करिए, यहां से एक करंट निकालिए, सिर्फ नोडल टेक्निक में करंट बाहर निकालिए। ये एक करंट बाहर निकाला, यहां से एक और करंट I2 बाहर निकालिए, यहां से एक और करंट I3 जो है बाहर निकालिए, सिर्फ बाहर निकाला। अब बताओ क्या कोई करंट पॉइंट बी के अंदर गया, नहीं गया, सारे करंट बाहर आ रहे हैं। तो जरा मुझे बताओ, व्हेन नो करंट इज गोइंग इन, नो करंट शुड कम आउट, तो I in इज इक्वल टू 0, तो I out मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी आप लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो बताओ I1 कहां से कहां गया, I1 यहां से यहां, B से D तक गया, ऐसे घूम के गया I1। तो बताओ I1 किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज V, तो आएगा V। लेकिन आगे जाते जाते बैटरी का प्लस आया तो माइनस आएगा, V माइनस 15 डिवाइड बाय R, R के बदले आएगा 6 प्लस I2 के बदले क्या आएगा। अब I2 बेटा जो है यहां से यहां गया, तो बताओ किन पॉइंट से या किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया, B से D तक गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगेन, क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VB माइनस VD, दैट इज V माइनस आएगा, आगे जाते जाते बैटरी का प्लस आया तो राइट माइनस 15 डिवाइड में बोलो क्या आएगा, R इज 6। फिर क्या आएगा, ये I3 जो है, ये I3 यहां से यहां गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस VD, जो हमने V रखा डिवाइड बाय R के बदले 3, ये सब मिला के 0 आएगा। दिस इज लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, और हमें V का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब जरा मुझे बताइए एलसीएम क्या आएगा, 6 ऊपर सीधे आएगा V माइनस 15, ठीक है ना, यहां पे V माइनस 45 था ना, V माइनस 45 मैंने 15 क्यों लिखा, दिस इज 45, ठीक है ना। तो सबका एलसीएम आएगा 6, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ऊपर 2 नीचे 2, तो नीचे इसका भी 6 आ गया, 6 एलसीएम आया, तो ऊपर क्या आएगा, V माइनस 15, V माइनस 45 और 2V आएगा। तो V कितनी बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक तो 4V आएगा, एक तो 4V आएगा, माइनस 15 माइनस 45 मिला के माइनस 60 आएगा, होल डिवाइडेड बाई 6 आएगा इज इक्वल टू 0, वो 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात खत्म। तो बताइए क्या आएगा, 4V इज इक्वल टू 60, तो V किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 30/2, दैट्स इक्वल टू 15 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 15 वोल्ट्स। नाउ यू नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताइए करंट किसके बराबर आएगा, तो करंट बराबर आएगा V बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया इन पॉइंट्स के बीच में, दैट इज 15, और R के बदले आएगा 3, दैट इज 5 एम्पियर इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स A, द पोटेंशियल्स एट पॉइंट, सॉरी, इन द गिवन द पोटेंशियल एट पॉइंट B,
यहां पे पोटेंशियल जो है दैट इज 0। द पोटेंशियल एट ए एंड डी विल बी, तो देखिए बेटा आपको क्या निकालना है, अगर यहां पे पोटेंशियल 0 है, इसके थ्रू तो करंट चला दैट इज 2 एम्पियर, करंट पता तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, करंट पता आर पता, देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी आई तो इसके थ्रू 2 एम्पियर है, आर भी तो 2 है, तो 4 वोल्ट आएगा, अगर ये 0 तो ये 4 वोल्ट पे आएगा, ताकि 4 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आए एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर वो 2 एम्पियर करंट आएगा। अब ये वाला देखिए आप, ये वाला ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वाले रेजिस्टर के थ्रू भी तो यही करंट चल रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो बताओ इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा, तो बताइए इस वाले को मिलेगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई के बदले वही 2 आएगा, आर के बदले 3 आएगा, तो 6 वोल्ट, यानी B एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो अगर B आया 0 पे तो ये आएगा बेटा किस पे आएगा, ये आएगा -6 वोल्ट पे, ताकि आपका VB माइनस VC जो है 0 माइनस माइनस 6 वो 6 आ जाए। अब देखिए तो D किस पे आएगा, अगर ये -6 पे है, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स, तो अगर ये -6 पे आया तो बताओ ये किस पे आएगा, मिलना चाहिए दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3, तो बताओ ये किस पे आएगा, ये आएगा ना बराबर -9 वोल्ट पे, ताकि -6 माइनस -9 वो बन जाए -6 प्लस 9 यानी 3 वोल्ट आ जाए। तो बताओ आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा VA इज इक्वल टू 4 वोल्ट, या तो A आएगा या तो B आएगा, VB इज इक्वल टू 0 वोल्ट, VB जो है तो इसमें मिसिंग हुआ इनको, तो मैं आंसर बोल देता हूं, तो VA जो है VA इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 4 वोल्ट, आंसर मैं लिख देता हूं, VB जो है दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, VC जो है दैट इज इक्वल टू माइनस में सारा लिख देता हूं -6 वोल्ट, एंड VD जो है दैट इज इक्वल टू -9 वोल्ट। हर एक पॉइंट पे मैंने यहां पे पोटेंशियल लिख दिया, तो यहां पे टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल क्या आ रहा है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। N rows each contains M cells in series are joined in parallels. Maximum current is drawn from this combination in a 2 ohm resistance. If the total number of cells is ठीक है ना 24 and the internal resistance of each cell is 0.25, find the value of M and N। देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, आपके पास मिक्सड कॉम्बिनेशन है, आपके पास ऐसे रोज है, हर एक रोज में आपके पास ऐसे कितने रोज है n रोज, तो ऐसे आपके पास n रोज है, और हर एक रो में देयर आर m सेल्स, तो इसमें m सेल्स है, ऐसे आइडेंटिकल सेल्स है, तो ऐसे m सेल्स है। तो जरा बताओ टोटल कितनी सेल्स आई, तो एक रो में m सेल्स, ऐसे n रोज है। तो अब मुझे बताइए 2 रोज होते तो 2m सेल्स आती, 3 रोज तो 3m सेल्स आती, n रोज है तो नंबर ऑफ सेल्स किसके बराबर आएगा, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आएगा m इंटू n एंड दैट इज इक्वल टू 24। एक इक्वेशन आया, देयर आर 24 सेल्स। अब जरा मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है, हर एक सेल जो है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, n rows each containing m cells in series are joined in parallels, maximum current is drawn from this combination। ये external resistor है। If the total number of cells used in and the internal resistance of each cell is, हर एक सेल का internal resistance जो है that is 0.5 ohms। तो जरा बताओ एक रो में कितनी सेल्स ऐसी है, m सेल्स, तो अब m सेल्स का सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आएगा, a का 0.5, 2 का आएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 का आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3, तो m का कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई m, तो m इंटू चलो स्मॉल r, हाँ m इंटू स्मॉल r आया एक ब्रांच में रेजिस्टेंस। ऐसे ही अब पैरेलल में n रोज है, तो आइडेंटिकल ऐसे रेजिस्टर्स है mr, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स n है पैरेलल में, तो ये आएगा आपका टोटल r नेट, ये आएगा टोटल r नेट। Total R net is m into R by n, where m is what, number of cells in a row and n is number of rows। अब याद करिए मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन है, योर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम याद करिए, योर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी एक और इक्वेशन बनेगा mn by small r is equal to capital R, यानी एक और इक्वेशन m by n is equal to capital R by small r। तो बेटा ये याद ही रखना। अब ये फॉर्मूला, तो यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या बन गया,
याद रखना, तो इक्वेशन दो बनेंगी, आपको ये सॉल्व करनी पड़ेंगी ऐसे। तो क्या क्या इक्वेशन बना? एक इक्वेशन बना, याद रखना, नंबर ऑफ सेल्स इज m इंटू n, नंबर ऑफ सेल्स इज m इंटू n, वेर m क्या है? m इज नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, n आर नंबर ऑफ रोज। एक तो m इंटू n इज इक्वल टू 24। अगर आपको m एंड n का वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन क्या आया? m इंटू n इज इक्वल टू 24, और दूसरा क्या आएगा? m बाई n, m बाई n, रिमेंबर m इज नंबर ऑफ बैटरीज इन ईच रो, m बाई n इज इक्वल टू लोड रेजिस्टर डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी, यानी R बाई R। तो सॉल्व करते हैं, बोलो क्या आएगा? एक आया m इंटू n इज इक्वल टू 24, दूसरा क्या आया? m बाई n इज इक्वल टू, बताइए, आपका लोड रेजिस्टेंस जो है 3 है, डिवाइड बाई स्मॉल r 0.5 है, तो ये बोले किसके बराबर आएगा? 0.5 6000, तो m बाई n इज इक्वल टू 6। तो क्या मिला? m बाई n इज इक्वल टू 6, यानी m इज इक्वल टू 6 टाइम्स n, m इज इक्वल टू 6 टाइम्स n। अब इस वाली इक्वेशन में डालिए, m के बदले क्या आएगा? 6 टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू व्हाट? 24। दिस इज 6n स्क्वायर, 6 1 जार 6 4 जार, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। इफ n इज इक्वल टू 2, m इंटू n इज 24, n इज इक्वल टू 2, तो n जहां डिवाइड में जाएगा 24 बाई 2 इज 12, तो m इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दो इक्वेशन याद रखनी है मिक्सड कॉम्बिनेशन में, क्या क्या? एक m इंटू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैटरीज, वेयर m इज नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, n इज नंबर ऑफ रोज, तो एक m इंटू n इज इक्वल टू 24। दूसरा क्या आता है? m बाई n इज इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r, वेल कैपिटल R इज लोड रेजिस्टेंस या नेट लोड रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल r इज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा क्या आ रहा है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या आ रहा है? देखिए आपके पास 4 आइडेंटिकल सेल्स है, ईच ऑफ EMF 2 volts आर ज्वाइंड इन पैरेलल्स प्रोवाइडिंग करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 15 ओम रेजिस्टर्स। तो आपके पास ये सर्किट है, तो आपके पास दो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स है, तो पैरेलल मिला के 7.5 आएगा। एग्जामिनर वहीं से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इक्विवेलेंट सेल एज रेड बाय द आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 volts, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में या इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.6 volts। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हमें R निकालना है। बताओ R कब मिलेगा? जब हमें पता हो करंट इसके थ्रू कितना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो। पहले करंट निकालेंगे, बताओ करंट किसके बराबर आएगा? E नेट बाय R नेट। बताइए, तो करंट बराबर आएगा E नेट जो है दैट्स इक्वल, या मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है ना, जो करंट इसके थ्रू जाएगा, जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट तो इसके थ्रू भी जाएगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो बताइए इसके थ्रू कितना करंट जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को कितना मिला? 1.6 डिवाइड बाय R के बदले आएगा 7.5, ये आया करंट। यही करंट तो इसके थ्रू भी जाएगा ना, यही करंट जो है इसके थ्रू जाएगा। हमें स्मॉल r निकालना है, तो जरा मुझे बताओ करंट किसके बराबर होता है? V बाय R, या V इज इक्वल टू I इंटू R। तो जरा मुझे बताओ C, आपके पास क्या था? ये एग्जामिनर बोल रहा है हमारे पास क्या था? 4 सेल्स। हाँ, ये E जो है ये 2 वोल्ट है। अब बताओ 2 में से 1.6 इसको मिला, तो कॉमन सेंस है ना, इसको मिलेगा 0.4 वोल्ट, बिकॉज वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो जरा बताइए, अब V का वैल्यू पता, अब I का वैल्यू पता, R तो मिल जाएगा। बताओ क्या आएगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। V जो है इसको 0.4 मिला, I जो है 1.6 बाई 7.5, एंड R जो है दैट इज R बाई 4। क्या जिगरा? तो बताओ क्या आएगा? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 1 is R, यहां पे आएगा 0.4, 0.4 कैंसल, ये यहां चला गया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 7.5 ohms। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाउ देखिए क्या आ रहा है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आ रहा है? द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन द फिगर इज 30 watts, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। देखिए अब पावर दिया गया है, पावर किसके बराबर आएगा? हम पहले नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। बताओ बेटा नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा? R नेट, दो पैरेलल में रेजिस्टर्स है, तो आएगा 5R डिवाइड बाई 5 प्लस R। V पता, R पता, तो पावर मिल जाएगा। पावर का V एंड R के टर्म्स में वैल्यू बोलेंगे, क्या आएगा? V स्क्वायर डिवाइड बाई R। V स्क्वायर के बदले क्या आएगा? दैट इज 10 स्क्वायर। R के बदले क्या आएगा? 5R डिवाइड बाई 5 प्लस R, ऊपर चला जाएगा। अब ये 100 तो है, बताओ क्या आएगा? 5 1 is R, 5 20 is R। तो पावर किसके बराबर आया? 20 आया ना। साथ में क्या आया? 5 प्लस R डिवाइडेड बाई R। गलती कहीं पे तो देख लेना।
अब देखिए पावर के बदले क्या आएगा, पावर दिया गया है, पावर इज 30 वॉट, तो यहाँ पे 30 आएगा, तो बोलिए क्या आएगा, तो पावर के बदले 30, यहाँ 25 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना, ये 1 0 कैंसल, तो यहां चला जाएगा, तो बोलिए क्या आएगा, 3r आएगा, ये बन जाएगा 10, साथ में 2r, तो ये आएगा 10 प्लस आएगा 2r, ये यहां चला जाएगा, 3r माइनस 2r, दैट्स r इज इक्वल टू 10, तो r इज इक्वल टू 10 इज द आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या आ रहा है, असर्शन रीजन आ रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, यस, assertion is true, ठीक है ना, because it's based on law of conservation of energy as well, when it's conservative, ठीक है ना, तो आपका जो potential difference है या potential drop है between 2 points, it does not depends upon path, वो आप पढ़ते हो, that's the property of conservative forces, इसका मतलब ये आप पढ़ेंगे, तो potential difference between 2 points in circuit does not depends on path, that's the property, that is जमानत देना कि यहाँ पे field जो है that's conservative, यानी assertion and reason are true, and reason is explaining your assertion, तो ये both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा सवाल क्या आ रहा है, सवाल आ रहा है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है ना, शायद रिपीट हुआ है, इनको हमने 9/2 एम्पियर्स का निकाल दिया, ये रिपीट हुआ है, हमने ऑलरेडी ये किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ मीटर ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि हम एज्यूम क्या करते हैं, जो एल शेप्ड कंडक्टर से हम एज्यूम करते हैं कि उनका रेजिस्टेंस 0 है, बट एक्चुअल उनका रेजिस्टेंस होता है, वो अब एरर हम वहां से आएगा, वो एरर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा मुझे बताइए, नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस को एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गल्वानोमीटर आर एक्सचेंज, देखो जब ब्रिज बैलेंस हुआ ना, फिर वहां ब्रिज से ना कोई करंट नहीं चलेगा, फिर वहां बैटरी डालो, गल्वानोमीटर डालो, एक ही बात है। देखो फिर से बोलूंगा, ये रजिस्टर है R1 R2 व्हाटएवर, ये ब्रिज है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, यहां बैटरी लगा के है, ठीक है ना बेटा। जब ये ब्रिज है ना बैलेंस्ड, तो यहां से करंट क्या आएगा, 0, यानी ये पार्ट जो है फिजिकली कनेक्टेड है, नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। इसको रखो ना रखो, यहां कुछ डालो ना डालो, रजिस्टर डालो, बैटरी डालो, गल्वानोमीटर डालो, कुछ भी डालो, बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग कंडीशन में ये बाई ये, यानी R1/R2 मस्ट इक्वल टू दिस बाई दिस, बैलेंसिंग को इसके साथ कुछ नहीं है, वंस बैलेंस हुआ, यहां कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गल्वानोमीटर आर इंटरचेंज्ड द डिफ्लेक्शन इन गल्वानोमीटर विल, बोलो क्या आएगा, तो यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, बिकॉज ये वंस बैलेंस हुआ तो कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। चलिए आगे जाएंगे। इन ए पोटेंशियोमीटर द बैलेंसिंग विद द सेल इज एट लेंथ ऑफ 220 सेंटीमीटर। तो पहले आपने क्या बोला, याद करिए, तो आपको क्या निकालना है, इन ऑर्डर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला इज L1 माइनस L2 बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई R, ये फॉर्मूला है। तो अब L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ विदाउट कनेक्टिंग योर लोड रेजिस्टर, लास्ट सवाल है। अब बताइए पहला बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 220 है ना, ऑन शंटिंग यानी पैरेलल में आपने एक रेजिस्टर लगाया, कितना लगाया, 3 ओम लगाया, यानी दिस इज कैपिटल R, दिस इज योर L1, ठीक है ना, दिस इज योर अब बैलेंसिंग लेंथ, ये आया L2। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है। तो R बराबर आएगा L1 के बदले 220 सेंटीमीटर माइनस 130 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आएगा 130 सेंटीमीटर, और R के बदले 3 आएगा। तो बताओ R किसके बराबर आएगा, 220 माइनस 130, तो यहां पे ये 130 है, यहां पे ये 130 है। तो बताइए क्या आएगा, आई थिंक दैट्स इक्वल टू 90 आएगा ना, एक तो ये 70 आएंगे, हाँ 90 आएगा। तो R बराबर आएगा 90 बाई ऐसे यहां 3 आएगा। तो बताइए किसके बराबर आएगा, 1 0 कैंसल हुआ, तो बताइए क्या आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 13, 27 डिवाइड बाई 13, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.08 इज द आंसर। 13 2s are 26, तो 2.08 इज द आंसर। होप यू गॉट इट। तो बाकी क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिए हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारे साथ मिलने आ सकते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड दैट इज एंड ऑफ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।